नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर अस्पताल के आईसीयू को चालू कराने का रास्ता हुआ साफ। राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया उचित मानव संसाधन। सदर विधायक ने निरीक्षण कर लिया वस्तु स्थिति का जायजा। लाभुकों को कम राशन मिलने की शिकायत के बाद भाकपा माले की टीम ने एफसीआई और एसएफसी गोदाम का किया निरीक्षण। कर्मियों से ली जानकारी। शिकायत गलत पाए जाने के बाद राशन डीलरों को पूरा राशन देने की दी चेतावनी। बस्टो में जमीन विवाद में एक परिवार के साथ की गई मारपीट। लगभग 10 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दबंगों पर लगा मारपीट का आरोप। और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जमुआ, तिसरी और गांवा स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा। संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा गुरुवार को कोविड केयर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ, तिसरी और गांवा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान उन्होंने संबंधित लोगों को चिकित्सीय सुविधा को और दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कोविड केयर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ, तिसरी और गांवा का निरीक्षण किया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में वे सबसे पहले मिर्जागंज जमुआ का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का मुआयना किया तथा मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं व चिकित्सीय उपचार से अवगत हुए। औचक निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों जैसे नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। यहाँ के बाद उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्त अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं चिकित्सीय उपचार को सुदृढ़ एवं बेहतर किया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ 16 जंबो सिलेंडर, सीएचसी तिसरी में 4 जंबो सिलेंडर एवं सीएचसी गांवा में 20 जंबो सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। तत्काल में यहाँ 4 ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जरिए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी जमुआ, तिसरी, गांवा, कार्यपालक अभियंता, एनआरईपी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। सर सखिया 2 टीम हम लोग बनानी है। एक में सर सेविका सहायिका सखी मंडल और एक में सर सहिया है और सखी मंडल है और ये पोषण जैसे कि तो सर मीटिंग हम लोग बुला लिए हैं। सारी टीम का हम लोग गठन कर लिए हैं और सर अच्छे से उनका ब्रीफिंग कराएंगे। कैसे आप लोग हैंडल करेंगे और उससे ज़्यादा लिखा पढ़ी वाला जो काम है बहुत ज़्यादा। से ये आपको एक दिन में सोफा सेट लाकर हार्ड कॉपी देती है तो उसका एंट्री हो जाए रेड में से फिर वो बता रहे थे कि स्टूडेंट जो है वो गलत कुछ बना के दे दी। एनीवे सकता है वो तो आपका अप्रूव नहीं हो पाएगा ना। हाँ तो अभी उस में यही होगा 1 2 3 4 5 6 एक सर ओटी पर हम लोग करते हैं। एक स्टूडेंट आता है सर तो कुछ स्टूडेंट का आता है उसको हम लोग ओटी में ही रखते हैं। के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें कि हर एक ग्रामीण स्तर से ग्रामीण स्तरीय निगरानी दल के द्वारा हर घर में जाके कोरोना से संबंधित पेशेंट या ILI या सारी या फिर सर्दी खांसी बुखार से संबंधित पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑन द स्पॉट वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट से उनकी पॉजिटिविटी निगेटिविटी माफ कर ली जाएगी। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन में किट देते हुए अनुरोध किया जाएगा कि उसी गाँव के जो आइसोलेशन सेंटर हैं वहाँ पर आ जाए
एक गांव के 4-5 इस प्रकार के चिन्हित लोग आइसोलेशन सेंटर पर रहेंगे, तो उनकी सतत मॉनिटरिंग वहाँ के मेडिकल टीम के द्वारा की जाएगी। जो होम आइसोलेशन किट्स हैं उसका सही तरीके से सेवन हो रहा है या नहीं हो रहा है यह सुनिश्चित किया जाएगा, तथा सुबह शाम पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन की मापी की जाएगी। अगर वो ठीक हो जाते हैं इन दवाइयों के सेवन से तो बढ़िया है, नहीं ठीक होते हैं तो उनको रेफ़र किया जाएगा ब्लॉक के हॉस्पिटल में, और ब्लॉक के हॉस्पिटल में 20 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की तैयारी की जा रही है। सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन मैनीफोल्ड से कनेक्टेड रहेंगे, और यहाँ पर भी जो नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड देने का या रेमडेसिविर देने का, टोसिलिजुमैब देने का या फिर D2G देने का, तो वो व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। रेफरल यहाँ पे भी अगर वो रिकवर नहीं करते हैं तो फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य है अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। अधिकांश जो डेथ्स अभी जिले भर में हुई हैं वो लेट एडमिशन की वजह से हुई हैं। व्यक्ति का जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 30-40 तक पहुंच जाता था उसके बाद वो आता था, इसमें उसे बचाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती। तो जितनी जल्दी हम लोग को पेशेंट आइडेंटिफाई हो जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और तब जाके डेथ पे नियंत्रण रहेगा। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुवार को सदर अस्पताल में आईसीयू को शुरू करने को लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस बाबत विधायक ने बताया कि वेंटिलेटर चलाने के लिए राज्य सरकार ने गिरिडीह को 3 टेक्नीशियन, 1 प्रबंधक और 6 नर्स उपलब्ध कराए हैं, जिससे संभवतः शुक्रवार से आईसीयू को चालू कर दिया जाएगा। साल भर पहले सदर अस्पताल में लगे आईसीयू को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। सदर विधायक सुदिव्य सोनू के प्रयास से शुक्रवार को संभवतः इसे चालू कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधायक ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और आईसीयू के शुरू करने की स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि सदर विधायक के प्रयास से वेंटिलेटर चलाने के लिए हेमंत सरकार ने गिरिडीह को 3 टेक्नीशियन के साथ 1 प्रबंधक और 6 नर्स उपलब्ध कराए हैं, जिसके बाद गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में 1 साल पहले बने आईसीयू वार्ड को शुरू करने का रास्ता खुल गया है। विधायक ने यहां बहाल किए गए टेक्नीशियन और डॉक्टरों से बातचीत की और आईसीयू के शुरू करने की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विधायक ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयास से गिरिडीह में आईसीयू के लिए पूरी टीम मिल गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, गिरिडीह के सीनियर चिकित्सक डॉक्टर आजाद, डॉक्टर रवि महर्षि, डॉक्टर अमित गौंड, डॉक्टर राजीव समेत सदर अस्पताल के तमाम डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन के सहयोग से सदर अस्पताल में बने आईसीयू का शुभारंभ शुक्रवार से कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अब आने वाले समय में गिरिडीह के लोगों को आईसीयू की सुविधा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जो भी मरीज गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होंगे वो जल्द ही ठीक होकर अपने घर जाएंगे। जैसे अभी बात हुई है जो डॉक्टर दीपक बगड़िया के यहाँ से एक कार्डियक मॉनिटर दिया था, वो लेकर के गए थे डॉक्टर अमित। उसके बाद वो जब फिर यहाँ पर आया, हमारा बन गया है मॉनिटर फिर यहाँ पर था। सामान जब था तो उसको लोग यूज किया, अब उसको कहाँ लेके गया? बेड इसमें अभी नहीं लग पाएगा, बेड हम लोग कुछ रूम में लगा सकते हैं। इस रूम में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें पाइपलाइन नहीं है। उस रूम में भी देखो है ना, ये जो काम कर रहा है राइट वाला, इसको बोलो कि उस रूम में भी। बाकी तुम लोग बाबू यहाँ समय दोगे। आईसीयू का लोकार्पण करने का सारी पैरामेडिकल टीम आ चुकी है, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हो गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कल कर हम लोग कल इसको फाइनल कर देंगे। मोटे तौर पर सैद्धांतिक सहमति इस बात की बनी है कि आयुष्मान कार्डधारी मरीज यहाँ पर सरकार के तौर पर मुफ्त इलाज करा सकेंगे और इस आईसीयू को हम लोग कोविड नॉन कोविड दोनों तरह के पेशेंट के लिए रखेंगे। माने गिरिडीह जिले के गंभीर मरीजों को आईसीयू वार्ड के लिए बाहर जाने की आवश्यकता समाप्त होगी और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लोग यहाँ आए वो जल्दी जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटें। सदर अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और कचरे की सफाई को लेकर गुरुवार को आउटसोर्सिंग के कर्मियों ने साफ सफाई अभियान चलाया। इस बाबत संवेदक ने बताया कि आगे भी इस तरह का अभियान चलाकर अस्पताल परिसर को साफ सुथरा किया जाएगा। सदर अस्पताल परिसर में गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ था। शुक्रवार को आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा यहां साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सदर अस्पताल परिसर के चारों ओर विशेष तौर पर साफ सफाई की गई।
इस बाबत संवेदक ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर में बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि अस्पताल के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है, जिसे देखते हुए सफाई अभियान चलाया गया है। आगे भी अस्पताल परिसर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखा जाएगा। सदर अस्पताल में साफ सफाई अभियान चल रहा है और कुछ जगह बहुत जगह देखने को भी मिल रहा था कि कचरा वचरा साफ नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? बरसात आ रहा है, इसके लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं कि कहीं पे नली वगैरह जाम ना रहे, पानी नहीं जमे, और जितना भी है हम लोग स्टार्ट कर दें 2 दिन पहले से ही, जितना जल्द से जल्द हम लोग इसको पूरा क्लीन कर दें। कुछ पीछे साइड भी देखें, कुछ गंदगी वो है, वो कीट वगैरह है, ये लोग जांच करता है तो धीरे धीरे फैलता है, कुत्ता वगैरह घुस जाता है, वो लोग फैला देता है। कुत्ता हो गया, गाय वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग हर सप्ताह करवाते हैं और जला भी देते हैं। जला हुआ भी है, आप लोग देख भी सकते हैं, सब जला हुआ है। और थोड़ा सा कर्मी लोग नहीं रहने पर थोड़ा सा करता है अपना। कितने कर्मी को लगाए हैं आप यहाँ सदर अस्पताल में? यहाँ पे मेरा सदर अस्पताल और चदारी लेके 34 आउटसोर्सिंग से है सफाई कर्मी। राजधनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता सावित्री देवी की हत्या कर घर से फरार हो गए। इस बाबत मृतका के मायका वालों ने बताया कि शादी के कुछ दिन के बाद से ही ससुराल वाले पैसे की मांग को लेकर सावित्री को प्रताड़ित किया करते थे और इस बार उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। राजधनवार थाना क्षेत्र के नायकडीह में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। यहां महिला का मायका पक्ष ने इसे दहेज हत्या बताते हुए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि ससुराल वालों ने गला दबाकर विवाहिता की हत्या की और खुद सभी लोग फरार हो गए। बताया गया कि सावित्री देवी का विवाह वर्ष 2017 में नायकडीह के संदीप यादव के साथ हुआ था। विवाह के वक्त दहेज में तयशुदा राशि से कुछ कम राशि दी गई थी, जिसकी मांग संदीप यादव के द्वारा बीच बीच में की जाती थी। इस बार घर में विवाह कार्यक्रम में जब वह पहुंचा तो फिर से पैसे की मांग कर रहा था। इन्होंने कहा कि संदीप को कुछ दिनों के बाद पैसे देने की बात कहकर तत्काल मामले को टाल दिया गया था, जिससे वह नाराज होकर चला गया और बाद में सावित्री को प्रताड़ित करने लगा। इसको लेकर पंचायती भी हुई थी, लेकिन इस बार ससुराल वालों ने इसकी हत्या कर दी और घर से फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप पति संदीप यादव, ससुर ईश्वर महतो, पवन यादव, चंदर यादव, रामू यादव, सुखदेव यादव व अन्य कई लोगों पर लगाया है। 20 अप्रैल के हमारे यहाँ शादी 4 मेहमान मना गए। शादी में सबको मना अपना अपना मांग करने लगे, हमको ये चाहिए वो चाहिए। हमने कहा कि अभी किसी को जो होगा सो होगा, लॉकडाउन है, खुलेगा तो किसी को अंगूठी वगैरह हम देंगे। इसने कहा कि मेरा जो पहले बकाया वो भी चाहिए और अभी वाला चाहिए। मैंने कहा कि पहले वाला अभी बंद करो, अभी जो होगा तत्काल जो चारों में से होगा सो आपको भी मिलेगा। इसी वक्त में उन लोग दोनों परिवार में नैतिक चिंता मना झगड़ा करने लगा, लपड़ता पड़ा। मैंने कहा कि बाद में हमसे बात है, इससे बात नहीं, देना लेना मेरे उनसे की बात। वो उस रास्ते चला गया। उसके बाद क्या होता है कि वो दिन आता है 10:30 से 11 बजे रात कि अभी जाना है तो जाना है और नहीं तो हमारे यहाँ बच्ची एकदम नहीं जाइएगा, पैर हाथ काट देंगे। हमने कहा कुछ नहीं बोले कि भैया ठीक है बाबू जाओ, अभी गुस्से में है, नहीं तो रात में करो ध्यान, हम गुदागरी करेंगे तो जो बुझाएगा सो करेंगे। अभी तुम बाहर जाओ चाहे तो जाना चाहिए, अभी बच्ची नहीं जाएगी। इतना बजे रात इतने वो निकल गया। सवेर हुआ तो हम अपना बच्ची से पूछे, एगो उसका भतीजा आया था साथ में। हमने कहा कि बेटी से एक पहुँचा दिए और ऐसा जवाब बोल के तो घर गार्जियन के सुना देंगे। बोलना पापा चल जो कर तो यह दुर्गति ये है तो जे हो से दे दी। हमने अंगूठी बना करके उसको दे दिए 5 आना जो हुआ 4 से उसको भी दे दी। वो चल गई। उसके बाद में हम तो नहीं कोई खबर मिला। एकाएक आज मना कि घटना हुआ 11 बजे रात, हमको 2:30 बजे रात फोन की समझी सुतालन की बोल कल हाँ सुता रिश्तवा टूट गया। हड़ास से बोले रिश्तवा टूट गया, बढ़िया है ना, कैसे रिश्तवा टूट गया? बोल जो मार दल
हमने यकीन नहीं किए बात को नहीं यकीन करते हुए फिर जो गांव वाला गांव में फ़ोन किया, उसने हमारा भाई जो फ़ोन किया, भाई ने हमको फ़ोन किया तो वकील तो मोहल्ला में जो मन आदमी उसको सुनाइए ऐसे ऐसे घटना है। बोलना ऐसा तो नहीं हो सकता है, बोलने का जो हो गया चलो। तो जब तक हम लोग जाते हैं तब तक प्रशासन भी वहाँ पहुँचता है साथ ही साथ, माना हम लोग भी प्रशासन संगे संग देखे। उसका घर में माना पूरा आंगनवाड़ी है, कम से 100 परिवार रहता है, 50-60 लोग सब फरार है, कोई नहीं किसी में। प्रशासन तो बोले कि देखिए सर, एक ने झगड़ा करता होगा तो दूसरे ज़रूर सुना होगा, तो फ़ोन करके बुलाइए इन लोग को, हम लोग पूछेंगे, पूछताछ करेंगे कि साहब मेरे लिए मुझे नहीं होगा, एकाक जरूर होगा। लेकिन वहाँ का आदमी माहौल देखे तो सब फरार। प्रशासन बोला कि वैसा नहीं, इंस्पेक्टर साहब जमगा से गए थे, वो भी बोले कि समझ गए बात को, गला उला देखा कि यहाँ से चप्पल है। हम कहे सर अगर गला फांसी लगाता तो यहाँ दाग रहता, यहाँ नहीं रहता, यहाँ जो मारा है कट गया है। मतलब आपकी बेटी का हत्या हुआ? हाँ, क्या मतलब हत्या कौन किया है? हत्या किया है जैसे मेरा दामाद है संदीप यादव और समधी है ईश्वर यादव। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस ने कचहरी चौक के आसपास अभियान चलाकर फूल बेचने वालों को हटाया और उनसे 500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। मौके पर फूल वालों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कई खुदरा सामानों को बेचने की अनुमति मिली हुई है, ऐसे में फूल वालों पर प्रतिबंध लगाना नाइंसाफी है। मिनी लॉकडाउन में कई सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। इसी क्रम में गुरुवार को फूल विक्रेताओं को सिविल कोर्ट के बाहर से हटाया गया और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। बताया गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सेकंड फेज में कई चीजों पर कड़ाई की गई है ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। इसी क्रम में पुलिस ने कचहरी चौक के आसपास अभियान चलाकर फूल वालों को हटाया और इन सभी से 500 रुपए जुर्माना लिया गया। हालांकि फूल विक्रेताओं ने इसका विरोध किया। बताया गया कि कई खुदरा सामग्रियों को बेचने की इजाजत इन दिनों मिली हुई है, ऐसे में फूल वालों पर प्रतिबंध लगाना नाइंसाफी है। विरोध जताने वालों में रिंकू साहू, वाटिका मनोज राम, रवि बर्नवाल, अनिल स्वर्णकार आदि शामिल थे। एक विधवा महिला गुरुवार को पचंबा थाना पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि इनके पति के मौत के बाद सूरज नाम का युवक पिछले 4 साल से इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वह इनके और इनके बच्चों का भरण पोषण भी कर रहा था, लेकिन अब घर वालों के दबाव की वजह से वह कहीं और शादी कर रहा है। वहीं युवक की मां ने महिला के साथ मारपीट भी की है। महिला ने इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। लिव इन रिलेशनशिप में 4 साल तक विधवा को रखने के बाद एक व्यक्ति ने जब दूसरी शादी करने का फैसला किया तो विधवा न्याय पाने के लिए पचंबा थाना पहुंच गई। हालांकि पीड़िता का दावा है कि वो न्याय मांगने पहले महिला थाना भी गई थी, लेकिन महिला थाना में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। लिहाजा वह पचंबा थाना पहुंची तो थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जाँच शुरू करते हुए आरोपी युवक सूरज भुइयां को लाने के लिए पुलिस जवानों को चैताड़ी भेजा। फिलहाल थाना प्रभारी पीड़िता से पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। इधर थाना में दिए गए आवेदन में पीड़िता ने आरोपी सूरज भुइयां पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग पिछले 4 साल से पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। इस दौरान सूरज ने 4 सालों तक उसके व उसके बच्चों का भरण पोषण भी किया, लेकिन अब सूरज की फैमिली अचानक पीड़िता के घर पहुंचकर इसके साथ मारपीट करने लगी। जानकारी के अनुसार सूरज का पिता डोमन भुइयां गिरिडीह सीसीएल में ही कर्मचारी है। ऐसे में आरोपी की मां ने अपने बेटे सूरज की दूसरी शादी करने की बात कहकर पीड़िता को उसके बेटे को छोड़ने की बात कही और मारपीट करने लगी। थाना पहुंची पीड़िता ने यह भी कहा कि परिवार वालों के दबाव में सूरज अब उसे छोड़कर
दूसरी शादी गांवा के मालडा में करने जा रहे हैं। शुक्रवार को उसकी शादी है। थाना को दिए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि उसके पति की मौत करीब 10 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद वह अकेले रह रही थी। लेकिन पहले पति से उसे 2 बच्चा है, जिसका भरण पोषण अब तक सूरज ही करता आ रहा था। ऐसे में अब अगर सूरज दूसरी शादी करता है तो फिर वह अपने बच्चों के साथ कहाँ रहेगी। सूरज भुइया के साथ में हमारा उनका पति पत्नी का जैसा संबंध था, और अभी शादी करने जा रहा है। बोल रहा है शादी नहीं करेंगे आपसे, हम दूसरा शादी करेंगे। कितना सालों से आपके उनके 4 साथ? साल से। कहाँ के रहने वाले हैं वो? कोलरिया माथा डी। कहाँ घर है आपका? कोलरिया माथा डी। तो 4 साल से आपका साथ कंटिन्यू रह रहा था? हाँ, 4 साल से कंटिन्यू। क्या बोल के रह रहा था वो? बोला हम आपको रखेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बाल बच्चा के सबके पालन पोषण हम करेंगे, जिंदगी में कभी बोलम आपको साथ छोड़ के हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब क्या बोलता है? बोल रहे हैं उसी के साथ रहेंगे, शादी करेंगे उसी के साथ। और वो क्या बोलता है? वो बोल रहा है, बोला हम नहीं करेंगे, जितना बोल पैसा दिया 3 लाख वाला 4-5 लाख रुपया छीट देंगे सबरो, और हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तब आप क्या चाहते हैं? शादी करेंगे उसी से। सच है। अभी आप थाना आए, क्या आवेदन थाना में क्या दिया गया? आवेदन दिए हैं थाना में कुछ सुनवाई नहीं हो रहा सर। यहाँ वो जाते हैं तो बोलता है जाइए महिला थाना, और महिला थाना जाते हैं तो आप बोलता है जाइए पचम्बा थाना, और एसपी के पास भी दिए। पचम्बा थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर गुरुवार को सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताया गया कि कोरोना का कहर अभी जिले भर में जारी है। ऐसे में कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए सख्ती बेहद जरूरी है। पचम्बा थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर चेक नाका लगाकर सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में दिन भर हर आने जाने वाले राहगीरों को रोक कर वाहनों के कागजात, हेलमेट, मास्क और ई पास की जांच की गई। थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पचम्बा थाना के बाहर भी अभियान को गति दी गई। बताया गया कि रानी खावा और बुढ़वा आहरा के पास भी एक चेक नाका लगाया गया है, जहां पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और लोगों को गंभीर हिदायत भी दी जा रही है। यहां जांच के क्रम में कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया, वहीं कईयों से फाइन वसूलकर और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बताया गया कि कोरोना का कहर अब जिले में भी जारी है। ऐसे में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस की सख्ती बेहद जरूरी हो गई है। इसी वजह से वाहन जांच अभियान चलाकर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बिना मास्क, बिना हेलमेट से संबंधित चालान काटा गया और लोगों से गुजारिश की गई कि वो मास्क, हेलमेट पहन के चले, बिना ई मास्क के घर से बाहर, बिना ई पास के अपने वाहन से बाहर ना निकले, बिना जरूरी कामकाज के घर से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, जरूरी हो, आवश्यक काम हो तो ई पास बनवा ले पहले वाहन का, उसके बाद घर से बाहर निकले। और जो भी चीज़ों को जिसको ई पास से हटाया गया है, जिसके लिए ई पास जरूरी नहीं है, उसको छोड़ के और बाकी जितने वाहन हैं बिना ई पास के रोड पे ना निकले। पुलिस का सहयोग करें। हमें ये नहीं चाहते हम लोग कि किसी के भी हम लोग चालान काटें, लेकिन मजबूरनवश जब कुछ ज़्यादा परेशानी होने लगता है तो हम लोग चालान के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, पूरा गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि बिना मास्क, बिना हेलमेट, बिना ई पास के घर से बाहर ना निकले। पुलिस का सहयोग करें, हम आपके सहयोग के लिए हैं, आपके सहयोग के लिए हम रोड पे खड़े हैं। हम लोग का सहयोग करें, हम हमेशा आपके सहयोग। भाकपा माले ने गुरुवार को राशन डीलरों द्वारा कार्डधारियों को कम राशन दिए जाने की सूचना पर बोड़ो स्थित FCI बाजार और FSC गोदाम का निरीक्षण किया और उनके कर्मियों से बातचीत की। मौके पर माले नेताओं ने जिला प्रशासन से इस मामले में एक विशेष जांच टीम गठित कर कार्डधारियों को कम राशन दिए जाने के असल दोषियों की पहचान और उन पर कार्रवाई की मांग की। राशन डीलरों को सरकार से मिलने वाले अनाज का वजन कम रहने के कारण ही कार्डधारियों को कम राशन बांटे जाने की लगातार मिल रही सूचना के आलोक में गुरुवार को माले की एक टीम ने बोड़ो स्थित बाजार, FCI और SFC गोदामों का जायजा लिया और यहां के लोगों से बातचीत की। टीम में पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव और गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा मौजूद थे। माले की टीम को यहां मौजूद FCI कर्मियों ने बताया कि उनके पास जो भी अनाज आता है उसे सीधा CFC के पास पूरे वजन के साथ भेज दिया जाता है। डीलरों के यहाँ सीधा राशन उनके यहाँ से नहीं जाता है। इधर CFC में तैनात कर्मियों ने भी कहा कि उनके यहाँ से मालवाहक वाहनों के द्वारा प्रॉपर तरीके से एवं पूरे वजन के साथ डीलरों के पास राशन भेजा जाता है। ऐसे में कार्डधारियों को राशन का कम वजन दिए जाने के लिए उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है।
अनाज गोदाम के लोगों से बात करने के बाद पार्टी की टीम की ओर से कहा गया कि जब गरीब राशन कार्ड धारियों को दिए जाने वाले राशन में कटौती हो रही है और इसे लेकर राशन डीलर सीधा सरकारी अनाज गोदाम पर दोषारोपण करते हैं कि वहां से ही प्रत्येक बोरे में वजन कम मिलता है, जबकि सीएफसी के लोग बता रहे हैं कि उनके द्वारा राशन कम नहीं दिया जाता है। तो यह एक दूसरे पर दोषारोपण करके खुद का पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति है। सीएफसी द्वारा वजन कम दिए जाने से इनकार करने की स्थिति में भाकपा माले राशन डीलरों से आह्वान करती है कि उन्हें जब राशन की आपूर्ति होती है तो वे उसका पूरा वजन लेने की गारंटी करें, अन्यथा उन्हें कार्डधारियों के कोखभाजन का शिकार बनना पड़ेगा। इस मामले में राशन कार्डधारियों से भी पार्टी और नेताओं ने अपील की कि वे गोदाम से डीलरों को दिए जाने वाले राशन में कटौती के मामले में उनके साथ खड़े हों। साथ ही भाकपा माले जिला प्रशासन से इस मामले में एक विशेष जांच दल गठित कर कार्डधारियों की हो रही राशन चोरी के पीछे छुपे असली दोषियों की पहचान और कार्रवाई करने की मांग कर रही है। कहा कि गरीबों के राशन में कटौती उनकी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यदि चोरी नहीं रुकी तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आप तो क्या कीजिएगा, आप हरा गए तो आप बदनाम क्या करता है जानते हैं कि वहाँ से कम मिलता है, तो वहाँ से कम मान लीजिए 2 किलो कम मिला तो सभी जितना है जितना राशन कार्ड वाला वहाँ पे सब आदमी पर 2 किलो 5 किलो हम लोग 1 ग्राम भी कम दे देंगे ना, हमारा बिल रुक जाएगा। समझ रहे। आज हम लोग CPIML की एक टीम यहाँ कृषि उत्पादन बाजार समिति आए हुए थे इस बात का जायजा लेने के लिए कि आए दिन जब राशन चोरी की शिकायत कार्डधारी करते हैं, गरीब करते हैं, और उस आवाज को जब हम लोग उठाते हैं तो प्रायः डीलरों के द्वारा यह कहा जाता है कि उन्हें राशन की आपूर्ति ही कम होती है, प्रत्येक बोरा में उनका राशन का वजन कम रहता है। इसको लेकर के अभी हम लोग आए थे, यहाँ हम लोगों ने FCI और CFC दोनों जगह के स्टाफ से जो भी यहाँ लोग थे उनसे बात किए हैं। इनका सीधा कहना है कि इनके यहाँ से वजन में कोई कमी नहीं रहता है। ये बजाते पूरा वजन सेंटर वाले कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी अनाज आता है उसका पूरा वजन करके हम लोग स्टेट फूड कॉरपोरेशन SFC को देते हैं। SFC वालों का भी कहना है कि यहाँ से हम लोग अपना जो भी राशन का आपूर्ति जिस भी डीलर के यहाँ भेजा जाता है वो सब कंप्लीट रहता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ झाला है, या तो वो डीलर के स्तर से हो रहा हो या वो CFC SFI से हो रहा हो, FCI से हो रहा हो। तो इसमें हम उच्च अधिकारी से यह मांग करेंगे कि इसमें वजन जहाँ से भी कम हो रहा है और इसका जो खामियाजा कार्डधारी भुगत रहे हैं, गरीब भुगत रहे हैं, ये इस पर रोक लगने के लिए इसमें एक उच्च स्तरीय एक जांच होनी चाहिए कि आखिर ये वजन की गड़बड़ी हो कहाँ से रही है। हम लोग ये मांग करते हैं और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए थे। तो यहाँ से जो भी वजन है सेम टू सेम वजन जाता है, ये हम लोग जांच करके भी देखे। अब क्या है कि वहाँ के लोगों को सजग होना पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ से 2 किलो कम है एक बोरा पे, तो सब पर आप 2 किलो कम क्यों कर देते हैं, सब पर 4 किलो कम क्यों कर देते हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो जागरूक इंसान है वहाँ के, अगर कम दिया जा रहा है तो आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं, उस पर अड़ते क्यों नहीं है, तो आप डरते हैं थोड़ा सा, वो डर को भगाना पड़ेगा। तीसरा जो बड़ा सवाल है कि 12 महीनों में अगर 9 महीना दिया जाता है तो खुश हो जाते हैं लोग, 8 महीना दिया जाता है तो खुश हो जाते हैं। वो जो जानबूझकर लेट किया जाता है कि जैसे आज मेरा आया 20 तारीख को, उसको अगले महीना तक ये किया जाता है, और जो नहीं समझ पाते इस बात को, इस खेला को, वो क्या करते हैं कि थोड़ा आगे पीछे भी ले लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को पकड़ना। और चौथा जो बड़ा एक और सवाल है कि आखिर वो जो चावल बचता है उसको बेचा कहाँ जाता है, उसका कौन सा ट्रक लेकर कहीं कहाँ सप्लाई किया जाता है, उसका गिरिडीह में गिरोह कौन है, वो भी एक बड़ा सवाल है। उन तमाम चीज़ों पर भाकपा माले अभी बातचीत कर रही है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो सब सचेत हो जाए और जनता थोड़ा जागरूक हो जाए, तभी संभव हो पाएगा। बरमसिया शमशान घाट के बजाय सिहोडी शमशान घाट में कोरोना संक्रमितों के शवदाह के फैसले का जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। इनका कहना है कि सिहोडी का शमशान घाट बहुत ही छोटा है, जहां आसपास के 25-30 मोहल्ले के मृतकों के शव का शवदाह किया जाता है। ऐसे में यह फैसला सही नहीं है। बरमसिया शमशान घाट के बजाय सिहोडी शमशान घाट में कोविड से मृतकों के शवदाह करने के प्रशासन के निर्णय के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों तथा लोगों ने इस फैसले का कड़ा विरोध कर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सिहोडी वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अशोक कुमार राम, माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, पूर्व जीप सदस्य प्रमीला मेहरा समेत अन्य लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध करते हुए कहा
कि सीहोडी का शमशान घाट बहुत ही छोटा है, जिसमें सीहोडी, सिरसिया, गादी, पतारी इलाके के 25-30 मोहल्ले के मृतकों का शव जलाया जाता है। शमशान घाट से ठीक सटा हुआ एक स्कूल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। वहीं सीहोडी बड़ी आबादी का क्षेत्र भी है। यहाँ कोरोना संक्रमितों के शवों को जलाना सुरक्षित नहीं रहेगा। विरोध करने वालों ने एक मत से कहा कि इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों की सहमति होनी जरूरी है। लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं और अचानक से इस निर्णय के बाद सामने आई है। हम किसी भी कीमत पर यहाँ कोरोना संक्रमितों के शव को जलाने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। हम कोरोना से मरने वाले लोगों का भी पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा के ख्याल से यह बिल्कुल गलत होगा। इसलिए सीहोडी शमशान घाट में इन शवों को जलाने के बजाय इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी जरूरी है। लोगों ने जिला प्रशासन से एक स्वर में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बरमसिया समेत अन्य शमशान घाटों में विद्युत शवदाह गृह एवं उच्च चिमनी युक्त शमशान शेड स्थापित करने तथा फिलहाल शहर से दूर किसी निर्जन इलाके में इसकी तात्कालिक व्यवस्था करने की मांग की है। अभी हम लोग सीहोडी शमशान घाट पर खड़े हैं। यह हम लोगों का शमशान घाट है। सीहोडी, सिरसिया अभी तो पुराना 2 पंचायत था और अभी कम से कम 15, 20, 25 टोले ऐसे हैं जहाँ का शव यहाँ पर ये उसको जलाया जाता है। अभी लोगों को पता चला, इसलिए पूरा गहमागमी है, पूरा लोग चर्चा कर रहे हैं कि पता चला है कि गिरिडीह के बरमसिया शमशान घाट के बजाय कोविड से जिनकी मौत होगी उनको यहाँ जलाने का कोई निर्णय प्रशासन से लिया है। सबसे पहला बात तो यह भी एक निगम क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। निगम क्षेत्र के एक जगह से हटा करके दूसरे जगह उसको शिफ्ट करने का ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा, और इस निर्णय को लेने से पहले यहाँ के लोगों का भी कोई राय इसमें महत्वपूर्ण होता है। नियमतः वो भी यहाँ कोई जानकारी नहीं दिया गया। वार्ड कमिश्नर भी बता रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है और भी लोग बता रहे हैं कोई जानकारी नहीं है। तो हमारा प्रशासन से विनम्र आग्रह होगा कि इस तरह का कोई अगर वो निर्णय लिए हैं तो कृपया उस निर्णय को वो वापस लें, और अगर इसका कोई विकल्प अगर कोई दूसरा तलाशना है तो सब मिल बैठ करके बात करें। नगर निगम के बॉडी है, नगर निगम में इस पर पूरी बात हो। और हमें लगता है कि इसका सबसे बेहतर जो विकल्प अगर है हमारे नज़र से वो ये है कि जो नगर निगम क्षेत्र के जहाँ जहाँ भी शमशान घाट पहले से हैं वहाँ पर विद्युत शवदाह गृह या जो भी अत्याधुनिक तरीके से, आप एक रांची उदाहरण देख सकते हैं। हरमू बिल्कुल पाउस इलाके में वो शमशान घाट है, तो ऐसा तो नहीं कि हरमू में लाश नहीं जलता, हरमू में पूरी आबादी अगल बगल रहती है। तो हम एक उदाहरण भी हम देना चाहते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ भी शमशान घाट पहले से, चाहे बरमसिया हो, जहाँ भी हो, हर जगह वो अत्याधुनिक जो शवदाह करने का जो ये है उसको बैठाया जाए। और यहाँ इस तरह का जो निर्णय लिया गया है, सामने देखिए खड़े, यहाँ स्कूल है, पीछे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सब इससे डिस्टर्ब होगा। अगल बगल कई खटाल है, सारे माल मवेशी यहीं धोता है लोग। इस जगह लोग ऐसे भी लोग आते रहते हैं पानी का उपयोग करने के लिए। ये निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है। हम पूरा यहाँ सीहोडी, सिरसिया और अगल बगल के हजारों लोगों का जो ये भावना है, हम उसके साथ हैं। प्रशासन से आग्रह है कि अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो कृपया उसको वो वापस लें। कोई गार्डलाइन यहाँ पर नहीं था। आज यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी कल पहुँचे थे, लेकिन उनका कहना था कि न हर शमशान घाट में हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई हो और ढंग तरीका से यहाँ पर अंतिम संस्कार हो। तो हम लोग सोचे, हम लोग लोकल बॉडी को लोग अंतिम संस्कार के विषय में कहा जा रहा है तो चलिए बहुत अच्छा है, अच्छा गाइडलाइन है। लेकिन आज चूँकि फेसबुक में जब पढ़े देखे या टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला कि नहीं, जो कोविड का जो जिसका मृत्यु होता था पहले वो मरवाड़ी शमशान घाट में जलाया जाता था। आज वहाँ पर स्वतः ख़त्म करके टोटल बॉडी को ले आकर के सीहोडी शमशान घाट में अगर जलाने का ये लोग जो चयनित किया है तो इसका हम घोर निंदा करते हैं। चूँकि सीहोडी घाट एक छोटा सा घाट हम लोग का है, जो लगभग यहाँ पर कम से कम 20 जो छोटे छोटे कस्बा जो हम लोग को जो जगह है उससे टोला जो है, उस टोला से यहाँ लाश आता है। जो हम लोग को जिस दिन 3-4 लाश आ जाता है उस दिन हम लोग को खुद सोचनीय बिंदु बन जाता है कि हम लोग कहाँ जलावें और कहाँ ना जलावें। वैसे परिस्थिति में अगर बाहरी से अगर वो कोविड वाला लाश आने लगेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लोग के लिए एक समस्या खड़ा होगा। और खड़ा ही नहीं होगा बल्कि देखिए बगल में हमारा यहाँ स्कूल है, इसके बगल में हमारा पानी का टंकी बनाया जा रहा है, जो यहाँ के नदी का ही पानी से हम लोग का सारा गाँव का लोग पिएंगे। बगल में देखिए गाय है, पशु है, यहाँ खटाल बना हुआ है, सारा ये नदी से पानी पीता है लोग। तो ये ऐसे परिस्थिति में जो भी डिसीजन है ये निंदनीय डिसीजन लिया गया है। मैं मांग करना चाहता हूं प्रशासन से कि ऐसा अगर कोई डिसीजन लिए हैं तो इसको स्वतः वापस लिया जाए। और हम एक निवेदन भी करेंगे कि ऐसा निवेदन को मंजूर किया जाए। और इसके वजह से ये कोविड का लाश है, यहाँ पर जो मामला है इसके लिए अब एक तो कोविड सेंटर बनाया गया है बरवड यहाँ पर बदरिया में, वहाँ से बरमोरिया में, वहाँ से 2-3 किलोमीटर बढ़ाकर है जो खाली जगह है
वहाँ पर डिसीजन लिया जाए, वहाँ पर उन लोग लाश को अपना जलाया जाए, तो हम समझेंगे कि हम लोग का जो मांग है इस मांग को निश्चित रूप से पूरा करें, और हम चाहेंगे कि ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पर मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि आप इस फैसले को बदले, पुनर्विचार करें और जनता की समस्या को समझने का प्रयास करें। किसी के कहने से आप ये फैसला अचानक ले गए, गाँव वाला की कोई सहमति नहीं लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ की जनप्रतिनिधियों को जीना दुभर कर दिया। लगातार जनता का विरोध, अभद्र व्यवहार यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ किया जा रहा है। चूँकि जिला प्रशासन का ये जो फैसला है बिल्कुल मानने योग्य नहीं है, बिना राय शुमारी का है और अपरिपक्व, यहाँ वैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। किनारे क्षेत्र होने की वजह से जो भी लोग इवनिंग वॉक करने आते थे वो लोग को भी अब परेशानी हो रही है, वैसी कोई सुविधा नहीं है। स्कूल है बगल में, पानी टंकी है, तरह तरह की समस्या उत्पन्न होगी। मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा और नगर आयुक्त महोदय से कि इस पर पुनर्विचार करें और इस फैसले को बदलने का कोशिश करें। जनता काफ़ी आक्रोशित है। हम लोग को आज पता चला सोशल मीडिया के द्वारा कि सीओडी में शमशान घाट जो है, हम लोग का छोटा सा शमशान घाट है, जो बरमसिया में जो शव जलता था कोविड वाला शव, उसको सीओडी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो हम लोग के पास छोटा सा जगह है और हम लोग सीओडी बहुत बड़ा बस्ती है, इतना हम लोग का उतना जगह ज़मीन हम लोग के पास भी नहीं है शव जलने के लिए। इसलिए हम विरोध करते हैं कि वहाँ का जो शव यहाँ नहीं लाया जाए, वहाँ जो शव जलाते थे कहीं और आप लोग शिफ्ट करें, बनाकर ले जाएं या कहीं और शिफ्ट करें। सीओडी में ऐसा कोई एथी नहीं है, जगह की बहुत मैंने कमी है और बगल में स्कूल है, पानी का प्लांट अभी लगी रहा है, उसके बाद बगल में बस्ती बसा हुआ है, घर है, तो उचित हम लोग नहीं समझते हैं। प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, जो भी है निर्णय को आप लोग कृपया करके वापस ले, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। हम भी यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी किसी तरह का राय लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो कोविड से जिनकी मृत्यु होगी वो बॉडी यहाँ पे जलाया जाएगा, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और यहाँ पे जैसे सभी लोगों ने भी कहा कि यहाँ जगह भी बहुत कम है और हमारा 2-3 पंचायत के अनेकों गाँव हैं जहाँ से ये जगह का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल हम लोग ग्रामीणों के साथ हैं और ग्रामीण लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं और इस विरोध में हम भी शामिल हैं। के माध्यम से हम लोग को पता चला कि 11 नंबर वार्ड में जितने भी कोविड के मरीज हैं उनको यहाँ जलाया जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। ये घनी आबादी का क्षेत्र है हमारे सीहोडी, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं, इससे परेशानी हो सकता है। यहाँ पे हमारे बगल में स्कूल है, पानी ट्रीटमेंट का प्लांट है और यहाँ पे हमारी महिलाएं जो है आती है बर्तन धोने के लिए, कपड़ा पैर धोने के लिए, है ना, नहाने के लिए। और पूरे दोनों रोड के इस पार और उस पार सीहोडी और बनखंजों के बीच में बहुत सारा खटाल है जो मवेशी लोग को यहाँ लाता है धोने के लिए। और यहाँ के लोग जो है पानी को भी नदी का यूज़ करते हैं। इसके लिए ये सब कुछ देखते हुए हम अपने उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे, इसको जो है अगर ऐसा निर्णय लिए हैं तो इनको रद्द किया जाए। कर रहे हैं हम लोग पूरा सीहोडी के निवासी लोग कि जो भी निर्णय लिया गया है वो गलत निर्णय लिया गया है। अगर निर्णय को वापस न लिया जाए तो हम लोग विरोध करेंगे और बहुत कड़ा विरोध करेंगे। यहाँ के लोग, हम लोग तो ऐसे जगह का कमी है और 25,000 की आबादी हम लोग का सीहोडी का है और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर दूसरा जगह लाश अगर आ जाता है तो परेशानी हम लोग को बढ़ जाएगा। और यहाँ पे पानी पीने में भी काम आता है, पशुपालन भी यहाँ पे है, बगल में स्कूल भी है। सारी चीज देखते हुए सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, प्रशासन को डिसीजन लेना चाहिए। जमीन विवाद को लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटों में कुछ दबंग किस्म के लोगों ने एक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। मारपीट में कई लोग घायल हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि लोग नकली कागज बनाकर जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। इसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया जा चुका है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटों में दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
घायलों में मधु कुमारी, गुड़िया देवी, पूनम कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, पूनम देवी आदि शामिल हैं। बताया गया कि कुल 10 लोगों के साथ मारपीट हुई। बताया गया कि इन लोगों को सरकार के द्वारा कॉलोनी पास की गई थी, जिसे अपनी जमीन पर खुद मेहनत मजदूरी कर ये बना रहे थे। गांव में रहने वाले बाबू सिंह, छोटन सिंह, अनिल सिंह, अजीत सिंह, सुजीत सिंह, रंजित सिंह व उनके परिवार के कई लोगों ने मिलकर इन लोगों के साथ मारपीट की। बताया गया कि मधु कुमारी व उसके परिवार के लोगों का 81 डिसमिल जमीन 90 साल पुराना है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग नकली कागज बनाकर जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। इस बाबत थाने में भी शिकायत की गई थी, पंचायती भी हुई थी, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हैं और इस बार हमला कर 10 लोगों को घायल कर दिया है। क्या नाम हुआ है? हमारा नाम दिलीप सिंह है सर। क्या हुआ था? कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैष्णो पंचायत के रहने वाले हैं। कौन सा थाना? मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? सर जैसे ही मैंने हमारा ज़मीन हम लोग आजब जैसे आज 70-75 साल से मैंने उस ज़मीन को जोतते अब आते खाते पीते आए हैं, तो उस ज़मीन पे मैंने हम लोग घर बना रहे थे। हमारे छोटे चाचा का कहाँ अभी सरकार दे रही ना आवास योजना, वही था, उस पर हम लोग घर बना रहे थे। तो एक मैंने वहाँ का बहुत दबंग आदमी है कामेश्वर से, समझे ना, तो वो मैंने हम लोग को मना किया, भाई ये हमारा ज़मीन है। तो हम लोग बोले कि बोला काम रोक दो। हम लोग काम क्या रोकें, अपना ज़मीन अपना काम कर रहे हैं, समझे ना। तो वो तो नहीं मानने लगा, तो हम लोग बस अपना छाड़ थी सब मिलकर कर रहे थे। अब वो उसका पूरा परिवार थी, लाठी डंडा फरसा तलवार थी लेके आके हमला कर दिया सर। मारने वाला सिंह है, बाबू सिंह है, छोटन सिंह है, सुनील सिंह है। कहाँ के रहने वाले वो लोग? सब बैठो का ही है। तिसरी के जमुनिया टांड के आदिवासी टोला में स्थानीय लोगों को पानी की घोर किल्लत से जूझना पड़ रहा है, लेकिन पंचायत के मुखिया या जनप्रतिनिधि इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को 1 किलोमीटर दूर नदी में सोता व चूहा खोदकर पानी लाने जाना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में लोग पानी की समस्या से परेशान हैं और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। एक और जहां सभी लोगों को शुद्ध जलापूर्ति मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर तिसरी प्रखंड के जमुनिया टांड के लोग आज भी पेयजल के घोर किल्लत की समस्या से परेशान हैं। यहाँ के आदिवासी टोला के लोग आज भी घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित नदी के स्रोत से वचुआ खोदकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। लोगों ने इस समस्या से पंचायत के मुखिया से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तक को अवगत कराया, लेकिन इनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। यहाँ के लोग घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर स्थित नदी और स्रोत में चूहा खोदकर अपना प्यास बुझा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आदिवासी टोला में महज 2 ही कुएं और 1 चापानल है। इनमें से एक कुआं और 1 चापानल में पानी ही नहीं है, वहीं दूसरा कुआं में कचरा भरा पड़ा है। ग्रामीणों ने एक बार फिर शीघ्र ही डीप बोरिंग कराकर शुद्ध जलापूर्ति बहाल कराने की मांग की है। अभी ले गए तो दिन बहुत फटतो आ फिर 3 बजे अबो तो फिर रात बैठे भी पे बुढ़े के विकास घुड़को ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱢᱮ ᱟᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱢ ᱫᱚ देखिए हम लोग गड्ढा से पानी ले जा रहे हैं और रोड का भी दिक्कत नहीं है, फिर चबूतर उबूतर का भी नहीं है और बरमास हम लोग यहीं से पानी ले जाए। मुखिया को बोले थे आप लोग? मुखिया बोले हैं, मुखिया भी 2-3 बार बोले, 2-3 बार। कौन है मुखिया आप लोग का? जिलिता खातून कुछ नहीं बोल रहा है कि देंगे खाली वही बोलेगा देंगे, दे देना चाहता है। बहुत दिन हो गया, 2-3 साल से बोल रहे हैं ना, एक बार थोड़ी ना। बरसात में बहुत दिक्कत लगता है, बरसात जाता है इधर चढ़ता है तो 12 मास हम लोग यहीं से ले जाते हैं।
हाँ, मेरा नाम है मानसिंह मरांडी, हमारा गांव है जमुनिया टाउन। हमारा जो पानी हम लोग यहाँ कितना दिक्कत है, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। देखिए अभी दी हम लोग यहाँ से ले जा रहे हैं गढ़ा नाला से, हम लोग को 12 मास यहीं से पानी पीते हैं। बाबूलाल मरांडी जी को भी दिखाए हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है, लिखित भी दिए, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं दिया। फिर राजकुमार को भी दिखाए हैं, उसको भी लिखित दिए, उसको भी कुछ नहीं किया व्यवस्था। हम लोग को रोड भी नहीं है, आने जाने का दिक्कत है। पानी पीने के लिए भी देखिए हम लोग 12 मास पीते हैं यहाँ से पानी। आज अन्नपूर्णा देवी को भी दिखाए थे, यहाँ लिखित दिए थे, अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया। आज तक अभी हम लोग पीते हैं, अभी पी यहीं तक, और अभी भी पीते हैं। और यहाँ से जाने में भी हम लोग एक बार ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, दिन भर वही पानी ठटता है। फिर 3 बजे आते हैं, फिर वही पानी ले जाते हैं, फिर शाम को हम लोग को यूज करते हैं। यहाँ से घर कितना दूरी है आपका? यहाँ से घर हम लोग को दूरी है 1 किलोमीटर। तो मुखिया जी को बोले थे? हाँ, मुखिया जी को भी बोले हैं, मुखिया जी को बोले हैं कि जुलेता खातून को भी दिखाएं, लिखित दिए, बोला कि हम लोग सब चीज़ व्यवस्था करेंगे, नाल पानी देंगे, डीप बोरिंग देंगे। अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कौन है मुखिया आप लोग? जुलेता खातून। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर अस्पताल के आईसीयू को चालू कराने का रास्ता हुआ साफ, राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाया उचित मानव संसाधन। सदर विधायक ने निरीक्षण कर लिया वस्तुस्थिति का जायजा। लाभुकों को कम राशन मिलने की शिकायत के बाद भाकपा माले की टीम ने एफसीआई और एसएफसी गोदाम का किया निरीक्षण, कर्मियों से ली जानकारी। शिकायत गलत पाए जाने के बाद राशन डीलरों को पूरा राशन देने की दी चेतावनी। बस्टो में जमीन विवाद में एक परिवार के साथ की गई मारपीट, लगभग 10 लोग हुए घायल, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दबंगों पर लगा मारपीट का आरोप। और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जमुआ, तिसरी और गांवा स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा, संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।